We are starting today is intelligence. In this, we'll discuss the various definitions of intelligence, the origin of the concept of intelligence, the various definitions of intelligence, and the theories of intelligence. What is intelligence? This is the world, this is the definition which is widely acceptable throughout, and it is very famously known by everyone. So this definition was given by Wechsler in the year 1944. This definition says that what is intelligence? It is the aggregate or global capacity. Aggregate as in सबकी मिली जुली, मतलब एक इंडिविजुअल की मिली जुली कैपेसिटी होती है जिससे कि वो पर्पसफुली काम कर सकता है, रैशनली सोच सकता है और अपने इन्वायरमेंट के साथ इफेक्टिवली डील कर सकता है. सो द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, think rationally and deal effectively with his or her environment. This is Wechsler's definition of intelligence. Now, the Dictionary of Psychology, it says that intelligence refers to the ability to function effectively with problems, whereas intellect refers to the rational thought functions of the human mind. सो इंटेलिजेंस क्या है? किसी भी इंसान की एबिलिटी कि वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ इफेक्टिवली फंक्शन कर सके. लेकिन इंटेलेक्ट क्या है? किसी भी मतलब ह्यूमन माइंड के रैशनल थॉट के जो फंक्शंस होते हैं, दैट आर इंटेलेक्ट. So a number of definitions have been given by psychologists according to their own understanding of what intelligence is. लेकिन कभी भी आज तक दो साइकोलॉजिस्ट किसी एक डेफिनेशन पे अग्री नहीं कर पाए हैं. सो अ लॉट ऑफ डेफिनेशंस हैव बीन गिवन, बट देयर इज नो कॉन्सेंसस अपॉन व्हाट actually intelligence is. Okay, so Wechsler's intelligence is the most widely accepted one. Now the origin of intelligence. So Herbert Spencer, this person was, I think, the oldest one to define intelligence. He defined intelligence as the mental adjustment of internal relations to external relations. यानी कि बाहर के स्टिमुलस से आप इंटरनली कैसे एडजस्ट करते हो, कैसे डील करते हो, उसका मेंटल एडजस्टमेंट इज इंटेलिजेंस. Then Binet gave his view on intelligence. This is also very famous. So इन्होंने कभी एक्चुअली डेफिनेशन की इंटेलिजेंस की डेफिनेशन देने से स्टार्ट नहीं किया था. इन्होंने इनफैक्ट 3 फेजेस ऑफ बिहेवियर पे फोकस किया था. फर्स्ट, द एबिलिटी टू टेक एंड मेंटेन अ गिवन मेंटल सेट, यानी कि किसी भी मेंटल सेट को लेने की कैपेसिटी और उसको मेंटेन करने की, बेसिकली याद करने की, उसको रिटेन करने की अपनी मेमोरी में, उसको लेने की, रिटेन करने की और उसको मेंटेन करने की एबिलिटी. सेकंड, ठीक है, एक डिजायर्ड गोल की तरफ जाने के पर्पस से अडेप्ट करने की कैपेसिटी. और तीसरा, द पावर ऑफ ऑटो क्रिटिसिज्म की पावर होना. सो इन्होंने डेफिनेशन नहीं दी इंटेलिजेंस की, उन्होंने बल्कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड 3 टाइप ऑफ बिहेवियर्स बताए थे. फिर उसके बाद बिने ने 4th स्टेप डाला, विच वॉज कॉम्प्रिहेंशन, टू कॉम्प्रिहेंड और अंडरस्टैंड थिंग्स. देन इसके बाद आए लुइस टर्मन. टर्मन ने ठीक है, टर्मन ने जो डेफिनेशन दी, इनकी डेफिनेशन इस तरह की थी कि ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से बहुत ज्यादा सिनोनिमस बन गई. यानी कि इन्होंने कहा कि कोई भी इंसान इंटेलिजेंट तब होता है जब वो कितनी इंटेंसिटी में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है, उसका इंटेलिजेंस इस चीज पे बेस्ड होता है. सो लेकिन ऑब्वियसली इसको क्रिटिसिज्म मिला, जैसे कि रेक्स नाइट ने बोला कि टर्मन ने जो डेफिनेशन दी है ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे तो एम्फेसाइज करती है, लेकिन जो हमारा परसेप्चुअल लेवल होता है थिंकिंग का, कैसे हम अपने स्टिमुलस को परसीव करते हैं, उसको समझते हैं, उसको इन्होंने टोटली निग्लेक्ट कर दिया है. अब स्टॉडर्ट की डेफिनेशन है
According to Stoddard, intelligence is the ability to undertake activities that are, मतलब intelligence हमारी वो एबिलिटी है जिससे हम वो सारी एक्टिविटीज जिनमें डिफिकल्टी, कॉम्प्लेक्सिटी, एब्स्ट्रैक्टनेस, इकोनॉमी, अडेप्टिवनेस टू गोल, सोशल वैल्यू और इमर्जेंस ऑफ ओरिजिनल्स, ऐसी चीज़ों को कैरेक्टराइज कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं. ऐसी एक्टिविटीज को करना इज इंटेलिजेंस, उसकी एबिलिटी इज इंटेलिजेंस. और इन सारी ही एक्टिविटीज को मेंटेन करना अंडर कंडीशंस जिसमें आप अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करते हो और इमोशनल फोर्सेस को रेजिस्ट करते हो. नाउ वेचलर्स डेफिनेशन अगेन, he defined intelligence as the aggregate or global capacity of an individual to act purposefully, think rationally and deal effectively with his or her environment. नाउ अकॉर्डिंग टू वेचलर, इंटेलिजेंस क्या है? ये ग्लोबल कैपेसिटी है. क्यों? क्योंकि इसमें एक इंडिविजुअल एज अ होल कैरेक्टराइज होता है. ऑल्सो ये एक एग्रीगेट होता है क्योंकि इट इज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स और एबिलिटीज which though are not entirely independent are quantitatively differentiable. एग्रीगेट इसलिए क्योंकि हमारा इंटेलिजेंस उन बहुत सारे एलिमेंट्स का एक कॉम्पोजिट फॉर्म होता है जिनको आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं मान सकते. ये सारे के सारे क्वालिटेटिवली, मतलब क्वांटिटेटिव फॉर्म में शायद सिमिलर हो लेकिन क्वालिटेटिवली सारे के सारे डिफरेंशिएबल होते हैं, आप इनमें फर्क कर सकते हो. Then the next is by measurement of these abilities we ultimately evaluate intelligence. इन सारी की सारी एबिलिटीज को evaluate करके हम इंटेलिजेंस निकाल सकते हैं. लेकिन इंटेलिजेंस सिर्फ इन सारी की सारी एबिलिटीज का टोटल सम नहीं होता है. आपने सारी की सारी एबिलिटीज को टोटल कर लिया, इंटेलिजेंस निकल आया, ऐसा नहीं होता है. लेकिन हाँ, आपका काफी सारा इंटेलिजेंस इसमें इंक्लूड हो जाता है. तो वेचलर की डेफिनेशन में बहुत ज्यादा फोकस दिया गया है 3 चीजों पर: टू एक्ट पर्पसफुली, टू डील इफेक्टिवली एंड एक और चीज थी, थिंक रैशनली. तो ये तीनों चीजें जो हैं ये बेसिकली स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे पास एक ड्राइव है और एक इंसेंटिव है जो कि इंटेलिजेंट बिहेवियर में आता है. यानी कि टू एक्ट, टू डील, टू थिंक, ये दिखा रहे हैं कि वी आर मोटिवेटेड टुवर्ड समथिंग, लाइक टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली. पर्पस यहाँ पे मतलब यहाँ पे इंसेंटिव क्या हो गया? रैशनली सोचना. वहां पे इंसेंटिव क्या हो गया? पर्पस कुछ फुलफिल करना. ठीक है. या फिर लास्ट वाले में इंसेंटिव क्या होगा? अपने एनवायरमेंट के साथ डील करना. दैट इज द इंसेंटिव दैट यू आर गेटिंग. सो देयर आर ड्राइव एंड इंसेंटिव जो कि इंटेलिजेंट बिहेवियर में इंक्लूडेड होते हैं. फिर थॉर्नडाइक भी थे. इन्होंने इंटेलिजेंस को 3 टाइप्स में बांटा था: सोशल इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस. सोशल इंटेलिजेंस वो एबिलिटी होती है जिसमें हम लोगों को समझ सकते हैं और उनके साथ अच्छे से डील कर सकते हैं. कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस वो एबिलिटी होती है जिसमें हम चीजों को समझ सकते हैं और इनके साथ डील कर सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस वो होता है जिसमें हम वर्बल और मैथमेटिकल सिंबल्स को समझ करके उनके साथ डील कर सकते हैं. Then there is Hebb's view of intelligence. Now, Hebb's describe intelligence in 2 ways mainly. The full name is Donald Alding Hebb, by the way. So, इन्होंने 2 तरह से इंटेलिजेंस को बताया: इंटेलिजेंस टाइप ए एंड टाइप बी. सो इंटेलिजेंस ए क्या है? इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस डाली: द लेवल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एनी इंडिविजुअल विल बी लिमिटेड बाय द इननेट और इनबॉर्न पोटेंशियल्स ऑफ हिज नर्वस सिस्टम टू डेवलप कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स ऑफ ऑपरेशन. यानी कि किसी भी काम को करने के लिए एक इंसान का इनबॉर्न या इननेट पोटेंशियल ऑफ हिज नर्वस सिस्टम कि वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को डेवलप कर सके, ये जो पोटेंशियल होता है वो इंटेलिजेंस ए है. फिर उन्होंने बोला कि इस पोटेंशियल को आगे डेवलप करने के लिए इंडिविजुअल को कॉन्टिन्यूसली स्टिमुलेशन मिलता है एनवायरनमेंट से,
और वो उसके बेसिस पे काम करता है, उसके बेसिस पे डेवलप करता है। ये जो डेवलपमेंट होता है बेस्ड ऑन द स्टिमुलेशन बाय द एनवायरनमेंट, ये उन्होंने इंटेलिजेंस बी की तरह रखा। इसके बाद हमारे पास कई सारी थ्योरीज आती हैं इंटेलिजेंस की। फर्स्ट है यूनिफैक्टर थ्योरी। इस थ्योरी को हम जनरल कैपेसिटी थ्योरी भी बोलते हैं, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विल्हेम स्टर्न इन द ईयर 1911। ये थ्योरी बोलती है कि इंटेलिजेंस में एक जनरल या यूनिटरी एबिलिटी होती है जिसको आप जी बोल सकते हो, यानी कि एवरीवन हैज अ यूनिटरी एबिलिटी, या जिसको आप जनरल एबिलिटी बोल सकते हो या जनरल इंटेलिजेंस बोल सकते हो। इसको उन्होंने नाम दिया जी। उन्होंने बोला हर किसी में ये जी होता है, लेकिन अलग अलग अमाउंट्स में होता है। एक सर्टेन लेवल ऑफ जी इज प्रेजेंट इन एवरीवन, इवन इन मेंटली रिटार्डेड पीपल। उनमें भी इंटेलिजेंस कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना नहीं होता है, कुछ तो होता है, ठीक है। तो वो ही जी है जो सब में होता है, लेकिन अलग अलग अमाउंट में होता है। इस जी को आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हो, और कितने एफिशिएंटली कर सकते हो वो इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है। ये जो स्टर्न की यूनिफैक्टर थ्योरी है, ये सिंपलेस्ट यूनिफैक्टर थ्योरी है, लेकिन जो करंटली मेंटल टेस्ट चलते हैं इंटेलिजेंस या आईक्यू को मेजर करने के लिए, उसके कॉन्ट्रोडिक्शन में है ये थ्योरी। क्योंकि ये थ्योरी क्लियरली ये शो करती है दैट द फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस इज, क्योंकि जो पुरानी थ्योरीज थी वो ये जो क्या बोल रही हूँ मैं, जो अभी थ्योरीज यूज होती हैं वो ये मान के चलती हैं कि फंक्शन इंटेलिजेंस इज डिविजिबल, ठीक है। आप इंटेलिजेंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, हर यूनिट को अलग अलग मेजर कर सकते हो, सेपरेटली उनको मेजर कर सकते हो, एंड देन यू कैन रिलेट देम टू फाइंड द इंटेलिजेंस अ पर्सन पजेस, ठीक है। सो इसके बिल्कुल ऑपोजिट चलती है ये यूनिफैक्टर थ्योरी। सो अब क्वेश्चन यही आ गया कि क्या इंटेलिजेंस एक है या इसमें अलग अलग एबिलिटीज आती हैं। इसको ढूंढने के लिए फैक्टर एनालिसिस किया गया था। सबसे पहला फैक्टर एनालिसिस किया था चार्ल्स स्पीयरमैन ने। इन्होंने फैक्टर एनालिसिस किया था जी या जनरल इंटेलिजेंस को ढूंढने के लिए। फिर आई चार्ल्स स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी। इन्होंने बोला कि जी फैक्टर तो होता ही है, उसके साथ एक और होता है एस फैक्टर, विच इज स्पेसिफिक फैक्टर या स्पेसिफिक एबिलिटी, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। तो जी इंटेलिजेंस तो है जो सबके पास होता है, जैसे कि कैसे चलना है, कैसे खाना है, ये कौन है, वो कौन है, अपनी नीड्स को कैसे बताना है, ये जनरल इंटेलिजेंस है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होते हैं जो हर किसी में अलग अलग होते हैं। जैसे मेरे में हो सकता है म्यूजिक एबिलिटी ज्यादा अच्छी हो और आप में स्पेशल एबिलिटी ज्यादा अच्छी हो, ठीक है। सो ये जो एस फैक्टर होता है, ये टास्क स्पेसिफिक एबिलिटीज होती हैं जो सर्टेन एरियाज में होंगी, जैसे कि म्यूजिक, बिजनेस, आर्ट एक्सेट्रा, और इनको इन्होंने बोला एस फैक्टर या एस इंटेलिजेंस। अब जी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो जी वो फैक्टर है जो किसी भी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के लिए नेसेसरी है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि ये यूनिवर्सल होती है और इनबॉर्न होती है, यानी कि बचपन से होती है और सब में होती है। एक जनरल मेंटल एनर्जी है ये। इट इज कांस्टेंट इन द सेंस, ये कांस्टेंट रहती है, जैसे ये कांस्टेंट इस सेंस में रहती है कि हर इंडिविजुअल के लिए इक्वल रहेगी इन डिफरेंट सिचुएशन। सो ऐसा नहीं कि मेरे और आप में सेवा, पर मेरे में जितना आज है उतना ही मेरे में कल होगा, और आप में जितना आज है और आप में उतना भी कल ही होगा। सो हर इंडिविजुअल के लिए कांस्टेंट रहती है। लेकिन जी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज हो सकती है, ठीक है।
For one individual, time to time G is constant but changes from individual to individual. ये लाइफ की हर एक्टिविटी में यूज होती है. जी जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा इंसान की सक्सेस होती है लाइफ में. सो इट इज merely a value of magnitude and not something concrete. ये concrete नहीं है, rather ये value है बस. फिर आता है एस. एस का मतलब है कि कोई भी स्पेसिफिक टास्क करने के लिए जो हमें स्पेसिफिक मेंटल कैपेबिलिटी चाहिए होती है, दैट इज एस. हियर एस इज स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर टास्क. अब एस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहली चीज, ये हम लर्न करते हैं और इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में अगर सारे लोग म्यूजिशियंस हैं तो मैंने उनसे सीखा है या मैंने उनसे देख करके एक्वायर किया है, अपने में वो इंटरेस्ट, अपने में वो तजुर्बा. तो एस म्यूजिकल एबिलिटी मेरी एस एबिलिटी हो गई. एक्टिविटी टू एक्टिविटी एस की अमाउंट for one individual only it may change. So for me the amount of S for musical ability is different, for business abilities it is different, for aesthetics it is different. Now और also individual to individual भी ये differ करता है. And again जैसे उसमें था ना टाइम टू टाइम कांस्टेंट रहता है, ये टाइम टू टाइम कांस्टेंट नहीं रहेगा. Why? Because you keep learning a lot from your environment. So you keep learning a lot of things. तो फिर हो सकता है आपकी ये ability भी learn करके better हो जाए. So its amount will increase also. अब ठीक है, कुछ अर्ली, ठीक है, सॉरी, स्पीयरमैन की अर्ली रिसर्च में ऐसा मिला कि हाँ स्पेसिफिक इंटेलिजेंस का सपोर्ट है, लेकिन ज्यादातर रिसर्चर्स का ये मानना है कि स्पीयरमैन ने इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया. इतना सिंपल वो नहीं होता है. और एक्चुअली इस टाइम तक वो टाइम आ गया था जब इंटेलिजेंस को बहुत सारे फैक्टर्स का एक कॉम्पोजिशन मानने लगे थे. इनफैक्ट गिलफोर्ड ने 120 टाइप्स के इंटेलिजेंस बताए थे. देन लुइस थर्स्टोन था. इन्होंने स्पीयरमैन के जनरल इंटेलिजेंस पे जो एम्फेसिस था उसको ऑब्जेक्ट किया था और उन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस को आप एक बहुत सारे प्राइमरी एबिलिटीज में बांट सकते हो यूजिंग फैक्टर एनालिसिस. तो इन्होंने 7 फैक्टर्स दिए जिनको इन्होंने इन्होंने एक टेस्ट बनाया था इंटेलिजेंस के मेजरमेंट का, उसमें भी डाला, विच वॉज टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, TPMA. इसमें भी इन्होंने उन 7 फैक्टर्स को डाला. फैक्टर्स कौन कौन से थे? फर्स्ट वॉज वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि वर्ड्स को, कॉन्सेप्ट्स को, डिफरेंट आइडियाज के मीनिंग्स को समझना, उनको ग्रास्प करना. सेकेंड इज वर्ड फ्लुएंसी, यानी कि वर्ड्स को बहुत फ्लुएंटली और फ्लेक्सिबली यूज करना. थर्ड वॉज नंबर, यानी कि न्यूमेरिकल और कंप्यूटेशन स्किल्स में एक्यूरेट और स्पीड होना, एक्यूरेट होना और उसमें आपकी स्पीड होना. Then there was space, which means visualizing a lot of patterns, being the ability to visualize patterns and forms. Depth perception अच्छा होना. Then there was associative memory. Associative memory means information को recall करने में बहुत ज्यादा अच्छी accuracy होना, कि आपको चीजें बहुत याद रहती. कुछ होते हैं ना जिनको बहुत सारी चीजें बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है, तो that is associative memory. Then there is perceptual speed, which is speed in perceiving details. जल्दी बहुत अच्छे से चीजों को perceive कर लेना, that is perceptual speed. And then there is inductive reasoning, यानी कि presented facts में से, specific information में से general information निकाल लेना, general rules derive कर लेना, that is inductive reasoning. अब इसके भी critics हैं obviously. थर्स्टोन ने ये होप थी उनकी कि वो इंटेलिजेंस के अलग अलग एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लें फैक्टर एनालिसिस की हेल्प से, जो आज तक ढंग से रियलाइज नहीं हो पाए हैं फॉर सेवरल रीजंस. फॉर वन, हिज प्राइमरी एबिलिटीज आर नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, यानी कि इन्होंने माना था कि प्राइमरी एबिलिटीज
कंप्लीटली सॉरी, इन्होंने जो प्राइमरी एबिलिटीज दी थी वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं थी. सेकंड, the number of basic abilities identified by factor analysis depend on the nature of item test. यानी कि आपने कैसा आइटम टेस्ट आइटम दिया है उसको टेस्ट करने के लिए, उस पर भी तो डिपेंड करता है ना. सो कुछ और लोगों ने, इन्वेस्टिगेटर्स ने अलग टेस्ट आइटम्स यूज किए तो उनके रिजल्ट्स भी अलग आए. ठीक है, और उन्होंने इसके बेसिस पे 20 से 150 फैक्टर्स दे दिए. तो फिर उन्होंने बोला ऐसे तो बहुत सारी एबिलिटीज हो सकती है. सो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप कौन कौन से टेस्ट दे रहे हो, आइटम्स कैसे दे रहे हो. फिर आया गार्डनर का व्यू ऑन मल्टीपल इंटेलिजेंस. So he developed his theory of multiple intelligence as a direct challenge to what he calls the classical view of intelligence as a capacity for logical reasoning. तो अब तक इंटेलिजेंस को जैसे भी देखा जा रहा था उसको इन्होंने डायरेक्टली चैलेंज किया था. गार्डनर वॉज स्ट्रक बाय द वेराइटी ऑफ एडल्ट रोल्स इन डिफरेंट कल्चर्स. यानी कि एक ही एडल्ट क्या क्या डिफरेंट रोल्स ले सकता है अलग अलग कल्चर्स में, उसको देख करके ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड. These are the roles that depend on a variety of skill and abilities yet are equally important to successful functioning in those cultures. यानी कि ये रोल्स वो हैं जिनके लिए कुछ स्पेसिफिक स्किल्स या एबिलिटीज चाहिए होती हैं, लेकिन एक इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस कल्चर में कैसे ऑपरेट कर रहे हो, आपका क्या सोशल रोल है. तब इन्होंने बोला कि सिर्फ कोई एक अंडरलाइन मेंटल कैपेसिटी और जी नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे इंटेलिजेंस साथ में कंबाइन होकर के वर्क करते हैं टू मेक अस इंटेलिजेंट. सो इन्होंने इंटेलिजेंट को कैसे डिफाइन किया? द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और फैशन प्रोडक्ट्स दैट आर ऑफ कॉन्सिक्वेंस इन अ पर्टिकुलर कल्चरल सेटिंग और कम्युनिटी. यानी कि किसी एक पर्टिकुलर कल्चरल सेटिंग या कम्युनिटी में अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी इज इंटेलिजेंस. नाउ गार्डनर इज क्विक टू पॉइंट आउट दैट इंटेलिजेंस इज नॉट अ थिंग. उन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस कोई चीज नहीं है जिसको आप हेड के अंदर देख, जैसे हेड में अलग अलग लोब्स है ना, या हेड या आपकी बॉडी में स्टमक है, ऐसे इंटेलिजेंस आपके ब्रेन में या आपके दिमाग में कहीं होता नहीं है. इट इज जस्ट अ पोटेंशियल, आपकी एबिलिटी है. इट इज नॉट अ थिंग, इट इज अ एब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेटिकल थिंग एंड इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. इट इज समथिंग ऑफ अ पोटेंशियल जिसके प्रेजेंस से एक इंसान अलग अलग टाइप की थिंकिंग को इंडिविजुअल एक्सेस टू फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग अप्रूव. ठीक है, अलग अलग टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर टाइम की अप्रोप्रिएट थिंकिंग को समझना, उसको यूज करना और उसके हेल्प से काम करना इज इंटेलिजेंस. इट इज दैट पोटेंशियल. सो इट इज दीज मल्टीपल इंटेलिजेंसेस जो ह्यूमन बींग्स को इनेबल करते हैं टू टेक ऑन सच डाइवर्स रोल्स कि फिजिसिस्ट बनना, फार्मर बनना, डांसर बनना, एक्सेट्रा. तो इन्होंने काफी सारे मल्टीपल इंटेलिजेंसेस दिए थे जिसमें इन्होंने 7 डिस्टिंक्ट दिए थे. ठीक है, और इन्होंने बोला था कि ये सारे के सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं और सेपरेट सिस्टम्स पे ऑपरेट करते हैं. इनका मॉड्यूल डायमेंशन अलग होता है. फिर इन्होंने उन साथ में 2 और ऐड किए थे. सो स्टार्टिंग से देखते हैं. फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक्स, यानी कि वर्ड स्मार्ट होना. ठीक है, वर्बल जैसा है ये. देन देयर इज इंट्रापर्सनल, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, इंट्रापर्सनल का मतलब होता है सेल्फ स्मार्ट होना, खुद को समझने की, खुद को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी. स्पेशियल इज पिक्चर स्पेसेस को समझना. नेचुरलिस्टिक इज नेचर को, अपने आसपास के फ्लोरा एंड फौना को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझने की एबिलिटीज. म्यूजिकल इज म्यूजिकल एबिलिटीज. लॉजिकल मैथमेटिकल में नंबर और रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज आती हैं. एग्जिस्टेंशियल मॉरल में एग्जिस्टेंशियल एबिलिटीज हमारी जो जो होती हैं, फिलोसफी से रिलेटेड, एस्थेटिक्स, वो सब आता है.
देन देयर इज इंटरपर्सनल. इंटरपर्सनल का मतलब होता है कि लोगों को अच्छे से समझना, उनके लिए सेंसिटिव होना, इम्पैथाइज कर पाना. देन देयर इज बॉडीली काइनेस्थेटिक, अपनी बॉडी को लेके, साइकोमोटर स्किल्स को लेकर के बहुत इंटेलिजेंट होना. अब लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या है? द कैपेसिटी फॉर स्पीच अलोंग विद मैकेनिज्म्स डेडिकेटेड टू फोनोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड प्रेगमेटिक्स. यानी कि आपकी स्पीच को लेकर के जो भी कैपेसिटी, जो भी एबिलिटी है, जिसमें वो सारे के सारे मैकेनिज्म्स आते हैं जो फोनोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, प्रेगमेटिक्स एक्सेट्रा में यूज होते हैं. द सेकेंड इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस. अलग अलग तरह की साउंड्स को क्रिएट करना, उनसे, उनके थ्रू कम्युनिकेट करना, उनके मीनिंग को समझ सकना. ठीक है, पिच, रिदम और टिम्बर को समझना, टोन को समझना, दैट इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस. देन देयर इज लॉजिकल और अथेमेटिकल इंटेलिजेंस. दिस इज, नहीं है, वही मैं सोचूं, लॉजिकल मैथमेटिकल है, क्या था? हाँ, सो चीजों के बीच में रिलेशनशिप को समझ पाना, उसको यूज कर पाना, मैथमेटिकल थिंकिंग को समझ पाना, मैथमेटिक्स के चीजों को सॉल्व कर पाना, कंप्यूट अच्छे से कर पाना, दिस ऑल इज लॉजिकल मैथमेटिकल. ये स्कूल में ये जितने भी इंटेलिजेंस थे ना, इनमें से दो हैं जिनको यूजुअली स्कूल में मेजर किया जाता है टू नो कि कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं, या जिसको स्टैंडर्ड पेरेंट समझते हैं ऑफ एन इंटेलिजेंट किड, जिसमें कि लॉजिकल, मैथमेटिकल और लिंग्विस्टिक आता है. Then fourth is spatial intelligence. It is the ability to perceive visual or spatial information. विजुअल और स्पेशल इंफॉर्मेशन को समझ पाना, उसको परसीव कर पाना, उसको मॉडिफाई कर पाना, विजुअल इमेजेस को रिक्रिएट कर पाना विदाउट एनी रेफरेंस टू द ओरिजिनल स्टिमुलस. दिस इज स्पेशल इंटेलिजेंस. नाउ इसमें इमेजेस को कंस्ट्रक्ट करने की कैपेसिटी आती है इनटू द 3 डायमेंशंस, 3D में, दैट इज लेंथ, ब्रेथ एंड विड्थ. तीनों में चीजों को समझ पाना, उसके अकॉर्डिंग मूव कर पाना इज स्पेशल इंटेलिजेंस. देन देयर इज बॉडीली काइनेस्थेटिक. अपनी बॉडी के सारे पार्ट्स को अच्छे से यूज कर पाना, फाइन और ग्रॉस मोटर एक्शंस पे कंट्रोल होना, रेगुलेशन होना, और उसकी हेल्प से एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट कर पाना इज बॉडीली काइनेस्थेटिक. इंट्रापर्सनल इज अपनी खुद की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मोटिवेशंस को समझ पाना, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझना और अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करना, रेगुलेट करना इज इंट्रापर्सनल. देन इंटरपर्सनल इज डिस्टिंक्शंस, मतलब लोगों में, उनकी फीलिंग्स में, बिलीव्स में, उनके इमोशंस में, उनके थॉट्स को समझ पाना, उनसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाना और उनके बीच में डिस्टिंक्शंस कर पाना इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. देन देयर इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस. नेचर में जो भी पैटर्न्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस. देन द लास्ट इज एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस. ह्यूमन वर्ल्ड की एक बड़ी पिक्चर को देख पाना, लाइफ और डेथ के क्वेश्चंस को पूछ पाना, उनको क्या कहते हैं, उनके आंसर्स देना, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की रियलिटी, उसके पर्पस को समझ पाना, ऑल दिस इज एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस. नाउ द क्रिटिसिज्म्स. गार्डनर की थ्योरी का एक क्रिटिसिज्म ये है कि कोई भी स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पूरी की पूरी डिस्टिंक्ट नहीं है, पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट नहीं है बाकियों से. ऑल्सो माइक एंडरसन जैसे साइकोलॉजिस्ट ने पॉइंट आउट किया है कि इनकी थ्योरी में जो इंटेलिजेंस है वो बहुत सारे के सारे इंटेलिजेंस बहुत कंप्लीटली डिफाइंड नहीं है. कई बार वो कोई एक नॉर्मल बिहेवियर, कोई एक कॉग्निटिव प्रोसेस, कई बार किसी में वो एक ब्रेन के स्ट्रक्चर की तरह आ रहा है, सो इट इज नॉट प्रॉपरली डिफाइंड. तो एंडरसन ने देयरफॉर अपनी एक थ्योरी बनाई थी बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ जनरल इंटेलिजेंस अगेन, जो कि थर्स्टन ने और इन लोगों ने दिया था. उन्हीं के जैसे इन्होंने भी जनरल इंटेलिजेंस पे बेस्ड अपनी एक थ्योरी बनाई एज अ क्रिटिसिज्म टू
गार्डनर्स थ्योरी, क्योंकि ये गार्डनर्स की थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करते थे। विद दिस मतलब आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, देन वी कैन